हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के कॉमर्स के प्रैक्टिस सेट की। आज का जो हमने प्रैक्टिस सेट लिया है वो है हमारा फॉरेन ट्रेड से। तो आज ये जानेंगे कि फॉरेन ट्रेड में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर उनके चांसेस हैं कि वो आ सकते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेशनल ट्रेड इज द आउटकम ऑफ, यानी कि जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है वो किसका आउटकम होता है। ऑप्शंस हैं टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ लेबर, सेकंड है पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स, थर्ड है कल्चरल टाइज या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो बताइए जो इंटरनेशनल ट्रेड है हमारा वो किसका आउटकम होता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इजिली बता सकते हैं आप। देखिए, जब भी हम इंटरनेशनल ट्रेड की बात करते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड का मतलब होता है कि हम अपनी कंट्री से बाहर जो भी कंट्रीज हैं उनके साथ ट्रेड कर रहे हैं, यानी अदर कंट्री के साथ ट्रेड करना इंटरनेशनल ट्रेड है। यानी कि हम किसी के भी साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो हमारा डिवीजन हो रहा है वो लेबर का डिवीजन हो रहा है। यानी कि हम यहाँ पर इस कंट्री में अगर हमारे यहाँ पे ब्रांच है तो अदर कंट्रीज में भी हमारी लेबर है वो वहां से वर्क कर रही है, हमारी ब्रांचेस अदर कंट्री में ओपन है और वहां के वर्कर्स हमें अपनी फैसिलिटी दे रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, टेरिटोरियल डिवीजन ऑफ लेबर। देखिए, पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स इसमें नहीं आएगा इंटरनेशनल ट्रेड में, क्योंकि पॉलिटिकल रिलेशनशिप एज सच इससे डायरेक्ट कंसर्न नहीं है इंटरनेशनल ट्रेड से, और ना ही कल्चरल टाइज है। इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन ट्रेड एंड होम ट्रेड। अब इसमें से कौन सा डिफरेंस नहीं है जिसमें हम बता सकते हैं कि ये फॉरेन ट्रेड और होम ट्रेड का नहीं है। अब यहाँ पर आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि फॉरेन ट्रेड और होम ट्रेड क्या होता है, आप सब इजीली जानते होंगे। होम ट्रेड होता है जब हम अपनी बाउंड्रीज के अंदर कोई भी ट्रेड करते हैं, यानी विद इन दी कंट्री। और फॉरेन ट्रेड होता है जब हम कंट्री के बाहर जाके ट्रेड करते हैं। ठीक है, तो आपको बताना है, ऑप्शन है डिफरेंट करेंसीज, डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट्स, होमोजीनिटी ऑफ मार्केट या फिर डिफरेंट ट्रेड पॉलिसीज। बताइए। अगेन क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बताइए क्या होगा आंसर। देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, डिफरेंट करेंसी। ये जरूरी नहीं है कि फॉरेन ट्रेड और होम ट्रेड में डिफरेंट करेंसीज हों। डिफरेंट पॉलिटिकल यूनिट्स, ये बिल्कुल सही है कि ये होती हैं। होमोजिनिटी ऑफ मार्केट, ये भी सही है बिल्कुल। और डिफरेंट पॉलिटिकल पॉलिसीज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नॉट द एडवांटेज ऑफ फॉरेन ट्रेड, यानी कि इसमें से फॉरेन ट्रेड का एडवांटेज नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है हार्मोनाइजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिलेशन, सेकंड है हमारा इंक्रीज प्रोडक्शन, थर्ड है वर्ल्ड्स प्रॉस्पेरिटी एंड फोर्थ है हमारा नन ऑफ द अबव। तो देखिए, यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स हमें दे रखे हैं। आपको क्या लगता है कि कौन सा पॉइंट ऐसा है जो कि फॉरेन ट्रेड का एडवांटेज नहीं हो सकता है। आंसर करिए जल्दी से। देखिए, फर्स्ट है हार्मोनाइजिंग इंटरनेशनल पॉलिटिकल रिलेशन। ये बात तो बिल्कुल सही है, जब हम फॉरेन ट्रेड करते हैं तो हमारे अदर कंट्रीज के साथ जो पॉलिटिकल रिलेशंस हैं वो भी डेवलप होते हैं, वो भी स्ट्रांग होते हैं। सेकंड हमारा इंक्रीज प्रोडक्शन। जब हम फॉरेन ट्रेड करेंगे तो हमारा क्या है, मार्केट जो है वो एक्सपेंड होगा। मार्केट एक्सपेंड होगा तो हमें डिमांड भी बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ती है तो हमें प्रोडक्शन भी करना पड़ेगा। तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड है हमारा वर्ल्ड्स प्रॉस्पेरिटी। अब वर्ल्ड्स प्रॉस्पेरिटी भी हमारी होगी, क्योंकि जब हम फॉरेन ट्रेड कर रहे हैं तो सबका ही डेवलपमेंट होगा साथ में। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो हम नहीं कह सकते कि फॉरेन ट्रेड का हमारा एडवांटेज नहीं है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल ट्रेड टेक्स प्लेस ड्यू टू द मेन रीजन लाइक। अब इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो हमारा किसका मुख्य कारण है। ठीक है, कि इसके कारण हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से, ट्रेडिशनल, ज्योग्राफिकल स्पेशलाइजेशन या फिर पॉलिटिकल नीड्स। बताइए, ऐसे कौन सा कारण है जिससे हमें लगता है कि हमारा इंटरनेशनल ट्रेड होता है। देखिए, यहाँ पे
कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जैसे कि सी एंड डी पॉइंट ऐसा है, बी भी हम बोल सकते हैं कि ये पॉइंट भी हो सकते हैं कि हाँ ये एक कारण हो, लेकिन यहाँ पर क्या कहा है, मेन रीजन पूछा गया है आपसे, ठीक है, हाईलाइट है मेन रीजन। तो मेन रीजन तो यही है कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है। हम दूसरी कंट्री की तरफ मूव क्यों करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं वहाँ की हमसे ज़्यादा डेवलप है टेक्नोलॉजी, उनकी टेक्नोलॉजी से जो हम काम करेंगे वो हमें जल्दी मिलेगा, हमारा टाइम कंज्यूम होगा वहाँ पर, सॉरी टाइम सेव होगा वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, और फिर जो हम जितने रुपए में हम अपने मार्केट से कोई भी मशीन खरीदते हैं उससे कम रुपए में हम खरीद सकते हैं। फॉर एग्जांपल चाइना है, ये बात बिल्कुल सही है कि अब हमारा मार्केट यहाँ से बिल्कुल हट गया है चाइना का, लेकिन हम चाइनीज प्रोडक्ट लोग सबसे ज़्यादा क्यों खरीदते थे, वो इसलिए खरीदते थे क्योंकि वो बहुत चीप होते थे, ठीक है, इसलिए वहाँ उनको तरफ लोग ज़्यादा उनका मूव होता था। तो यही कारण है कि हम इंटरनेशनल ट्रेड की तरफ ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि वहाँ की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांसमेंट है उसका कि हम उनकी तरफ ना चाहते हुए भी हम सोचते हैं कि अगर हम वो टेक्नोलॉजी ले लेंगे तो हमारे काम जल्दी हो जाएगा, हमारे पैसे कम लगेंगे उसमें। तो ये हमारा मेन रीज़न है। बाकी ट्रेडिशन जो है, ट्रेडिशन भी हम दूसरे की तरफ देखते हैं कि हाँ उनके ट्रेडिशन में ये चीज़ बहुत इस तरह से होती है, या फिर उनके ट्रेडिशन में ये वाला फूड है वो बहुत फेमस है, हमें भी ट्राई करना चाहिए, इसलिए हम अदर कंट्रीज़ के फूड को ज़्यादा अहमियत देते हैं। ज्योग्राफिकल स्पेशलाइजेशन भी हमारा सही है एंड पॉलिटिकल नीड्स भी, लेकिन मेन हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज वाज प्रोपाउंडेड बाय, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये। जो हमारी कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी है वो किसने दी थी, किंडल बर्गर ने, जेएस मिल ने, एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो, बताइए। आपके एग्जाम में इसके थ्योरी के रिगार्डिंग ज़्यादा नहीं आएगा, इसलिए हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। सिर्फ यही पूछा जाएगा कि ये थ्योरी किसने दी थी और इस थ्योरी में क्या कहा गया है, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। देखिए कंपैरेटिव एडवांटेज की जो थ्योरी दी थी वो दी थी हमारे डेविड रिकार्डो ने, तो ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट है। नेक्स्ट है, इंटरनेशनल ट्रेड इज बट अ स्पेशल केस ऑफ इंटर लोकल और इंटर रिलीजन ट्रेड हुज स्टेटमेंट इज, अब ये वाला जो स्टेटमेंट है कि इंटरनेशनल ट्रेड लेकिन एक स्पेशल केस ऑफ इंटर लोकल और इंटर रीजन ट्रेड है, ये किसने कहा था, रिकार्डो ने, हैकर ने, टॉसिन ने या फिर ओलिन ने। बहुत ही कम चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में इस तरह के स्टेटमेंट पूछे जाएं, लेकिन फिर भी कुछ फेमस स्टेटमेंट हैं, आप वो याद कर लीजिए, हो सकता है आप भी सकते हैं, क्योंकि अब जो क्राइटेरिया चल रहा है, जो पैटर्न चल रहा है 1-2 साल से, वो बहुत डिफरेंट चल रहा है, ठीक है। कई बार आपने 2019 और 20 का पेपर उठा के देखा होगा तो उसमें इस तरह का पैटर्न वो लोग फॉलो कर रहे हैं कि जो 2019 में की क्वेश्चंस दिए हैं उसका बिल्कुल ही बच्चों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा, वो 2020 में दे दिया था, आपने देखा हो न्यूमेरिकल पार्ट बहुत था, इसलिए आप 2021 की तैयारी अच्छे से करके चलिए। बताइए क्या होगा इसका आंसर। देखिए इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, ये स्टेटमेंट ओलिन ने दिया था। नेक्स्ट है, द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड इज गिवन बाय, अब जो इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड है ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा किसने दिया, विनर ने, टॉसिन ने, एल्सवर्थ ने या फिर डॉरेंस ने। देखिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है वो दिया था डॉरेंस ने, ठीक है। नेक्स्ट है, द टर्म्स ऑफ ट्रेड मेजर, अब जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो हमारा क्या मेजर करता है। ऑप्शंस है, रिलेटिव प्राइस इन द इंपोर्टिंग कंट्री, सेकंड ऑप्शन है रिलेटिव प्राइस इन द एक्सपोर्टिंग कंट्री, थर्ड है हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ गुड्स मस्ट बी गिवन अप फॉर ईच यूनिट रिसीव्ड इन ट्रेड बाय अ ट्रेडिंग कंट्री, या फिर द वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स। तो क्या है जो हमारे टर्म्स ऑफ ट्रेड है उसको मेजर करती है, बताइए आपको क्या लगता है कौन सा आंसर इसका हो सकता है। देखिए यहाँ पे टर्म्स ऑफ ट्रेड मेजर की बात की जा रही है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें हम देखते हैं कि कितनी यूनिट्स हैं गुड्स की जो कि यहाँ पर हमें उसको देनी है, जो जिसके साथ भी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर टर्म्स ऑफ ट्रेड यानी कि उनकी क्या क्या शर्तें हैं ये बताती हैं कि हमें कितना माल उनको देना है या फिर कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो उनके सामने रखनी है ट्रेडिंग करते समय, ये बताती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
विच इज नॉट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटर्नल पेमेंट। अब इसमें से कौन से एक्सटर्नल पेमेंट का इंस्ट्रूमेंट नहीं है? बैंक ड्राफ्ट, हुंडी, लेटर ऑफ क्रेडिट या फिर टेलीग्राफिक ट्रांसफर। बताइए। एक्सटर्नल पेमेंट की बात की जा रही है, याद रखिएगा। वैसे तो सारे ही ये पॉइंट ऐसे हैं जो कि हमारे पेमेंट में काम आते हैं। देखिए, एक्सटर्नल पेमेंट की बात करें तो जो हुंडी जो है वो एक्सटर्नल पेमेंट में नहीं आती। हुंडी पर्टिकुलर एक रीजन में चलती है। वो भी रीजंस अब अगर हम बात करें तो अब इसका यूज कम हो गया है या फिर ये कहें कि बिल्कुल ही बंद हो गया है। बहुत जगह छोटी मोटी जगह ऐसी होंगी जहां अभी भी इसका यूज होता होगा, लेकिन अब हर जगह बैंक से पेमेंट होता है, कैश से पेमेंट होता है, या फिर आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं। ठीक है। और यहाँ तो एक्सटर्नल की बात की जा रही है, तो एक्सटर्नल में तो मोस्टली ऑनलाइन ही पेमेंट होता है। तो यहाँ पर जो हुंडी होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रेट ऑफ एक्सचेंज मीन्स। अब रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या होता है आपको ये बताना है। द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी, द प्राइस ऑफ मनी, थर्ड है द रेट प्रिवेलिंग इन द एक्सचेंज बैंक, एंड फोर्थ है हमारा द यूनिक रेट। बताइए क्या है रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब। देखिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ कंट्रीज करेंसी, यानी कि रेट ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि उसकी एक्सटर्नल वैल्यू क्या है किसी भी कंट्री करेंसी की। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी फॉरेन कंट्री के साथ ट्रेड करते हैं तो वहां पर आप ये नहीं देखते कि हम उसका जो पेमेंट करेंगे वो हमारी करेंसी में करेंगे। हम देखते हैं कि जब हम उसकी करेंसी में पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी और हमारी करेंसी की वैल्यू क्या है उसके बेसिस पे करते हैं, यानी कि उसकी एक्सटर्नल वैल्यू चेक करते हैं और उसके बेसिस पे उसका पेमेंट करते हैं। यहाँ प्राइस ऑफ मनी बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा, और एक्सचेंज बैंक में जो भी रेट प्रिवेलिंग है इससे तो कोई मतलब नहीं है कि उस बैंक में कौन सी रेट प्रिवेलिंग है मार्केट में। एंड द यूनिक रेट, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। राइट आंसर होगा उस करेंसी, जो भी कंट्री है उसकी करेंसी की एक्सटर्नल वैल्यू क्या है उसके बेसिस पर हम यहाँ पे एक्सचेंज रेट का अपना मतलब निकालते हैं। ठीक है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है the act of simultaneously buying a currency in one market and selling it in another market is called। यानी कि जब भी हम किसी भी करेंसी को एक मार्केट से खरीदकर और उसी समय उसे दूसरे मार्केट में बेचते हैं तो इसे क्या बोलते हैं? स्पेकुलेशन, स्पॉटिंग, फॉरवर्डिंग या फिर आर्बिट्रेज। बताइए। देखिए, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है हमारा आर्बिट्रेज। ठीक है। आर्बिट्रेज इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अंदर हम अ, किसी भी करेंसी को एक मार्केट से मार्केट से परचेज करके दूसरे मार्केट में इसको हम सेल करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स ऑल गुड्स एक्सपोर्टेड एंड इम्पोर्टेड आर रिकॉर्डेड इन। यानी कि जब हम बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं तो वहां पर सभी गुड्स जो कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हुए हैं उनका रिकॉर्ड हम कहाँ करेंगे? कैपिटल अकाउंट में, विजिबल अकाउंट में, मर्चेंडाइज अकाउंट में या फिर इनविजिबल अकाउंट में? बताइए। यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात की जा रही है, तो यहाँ पर देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा हम यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी, वो करते हैं हम मर्चेंडाइज अकाउंट में। ठीक है। जितना भी हम उनसे एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, उन सबका रिकॉर्ड हमारा मर्चेंडाइज अकाउंट में होगा। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। अब देखिए यहाँ पर हमारे और पॉइंट्स भी दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर हमारा दे रखा है कैपिटल अकाउंट, विजिबल अकाउंट, इनविजिबल अकाउंट। ये इन सब का मीनिंग आपको पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। नहीं पता है तो प्लीज ये भी बताइए कि आपको इन सब का मीनिंग नहीं पता है। तो जब हम अपनी थ्योरी क्लासेस करेंगे तो उन सारे पॉइंट्स को हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप हमें बताइए, अभी इतना टाइम नहीं है कि हम ये सारे पॉइंट साथ में डिस्कस करें। आप हमें बता दीजिए कि आपको कौन कौन से पॉइंट्स क्लियर नहीं है, हम उसके अकॉर्डिंग हम थ्योरी में वो सारे पॉइंट्स वहां पे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो कि ट्रू है। फर्स्ट है करंट अकाउंट डेबिट मस्ट इक्वल करंट अकाउंट क्रेडिट। सेकंड है हमारा विजिबल मस्ट इक्वल इनविजिबल। थर्ड है हमारा टोटल डेबिट मस्ट इक्वल टोटल क्रेडिट्स। एंड फोर्थ है हमारा डिजायर्ड पेमेंट मस्ट इक्वल टू एक्चुअल पेमेंट्स। बताइए। यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात की जा रही है।
देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन सी है वो हमारा बिल्कुल करेक्ट है कि सभी डेबिट हमारे इक्वल होने चाहिए क्रेडिट के। वहीं अगर हम बात करें कि ऑप्शन ए और जो करंट अकाउंट है उसका डेबिट इक्वल होना चाहिए क्रेडिट से, तो ये जरूरी नहीं है कि करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो हमारा इक्वल होगा। सेम उसी तरह से विजिबल इनविजिबल में भी ये जरूरी नहीं होता कि इनका जो बैलेंस है वो इक्वल होगा। एंड डिजायर्ड में भी आपको पता होगा कि जो हम डिजायर्ड सोच के चलते हैं कि हमें इतना पेमेंट रिसीव होगा, जरूरी नहीं है एक्चुअल में वही पेमेंट हमें रिसीव हो। तो ये भी जरूरी नहीं है कि वो दोनों इक्वल होंगे। लेकिन यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा बिल्कुल सही है कि जितने भी हमारे डेबिट हैं वो हमारे इक्वल होने चाहिए क्रेडिट के, और ऐसा ही होता है। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो है बैलेंस ऑफ पेमेंट के अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज नॉट द मैथड ऑफ एक्सचेंज कंट्रोल। अब इसमें से कौन सा एक्सचेंज कंट्रोल का मेथड नहीं है? इंटरवेंशन, गोल्ड पॉलिसी, ब्लॉक्ड अकाउंट या फिर राशनिंग। बताइए, एक्सचेंज कंट्रोल की यहाँ पे बात की जा रही है। देखिए इंटरवेंशन से हम एक्सचेंज को कंट्रोल कर सकते हैं, और इंटरवेंशन किन का होगा ये आप सबको पता है कि इसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है, और जो यहाँ पर मेन रेगुलेटिंग अथॉरिटी बनाई गई है उनका इंटरवेंशन होता है, जिसके कारण एक्सचेंज कंट्रोल हमारा यहाँ पर एक्सचेंज जो है, जो रेट है हमारे वो कंट्रोल रहते हैं। गोल्ड पॉलिसी, इस तरह की पॉलिसीज बना दी जाती हैं जिससे हमारा एक्सचेंज कंट्रोल रहता है। सेम वही ब्लॉक्ड अकाउंट है, अगर वो उस तरह की मनमानी करते हैं अपने अकॉर्डिंग तो उनके अकाउंट को ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ये सारे ही इसकी विधियां हैं। लेकिन राशनिंग यहाँ पे किसी भी तरह से कंट्रोल करने में हेल्प नहीं करता है, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राशनिंग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द IMF इज सेटअप टू। अब जो IMF है जिसको हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी बोलते हैं, ये हमारा सेटअप किया गया था किस लिए? प्रोवाइड डेवलपमेंट फाइनेंस टू मेंबर कंट्रीज, यानी कि मेंबर कंट्रीज को डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करना। सेकंड है फंक्शन एज अ शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, यानी कि एक शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस की तरह वर्क करना। थर्ड है सप्लाई गोल्ड टू दी कंट्रीज इन नीड, यानी कि जब कंट्रीज को जरूरत है तो उन्हें गोल्ड की सप्लाई करना। फोर्थ है हमारा कैरी ऑन ऑल दी अबव स्टेटेड फंक्शंस, यानी कि ऊपर जो भी कार्य हमें मेंशन है वो सारे ही सही हैं। बताइए IMF क्यों सेटअप किया गया था? देखिए यहाँ पे IMF की बात की जा रही है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड नाम से ही यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है मॉनेटरी फंड, यानी कि ये फंडिंग करते हैं जो भी इनकी मेंबर कंट्रीज होती हैं, और जब भी उनको जरूरत होती है तो उनको ये यहाँ पे फंड प्रोवाइड करते हैं। अब किस तरह का फंड देते हैं, तो देखिए ये हमें फंड प्रोवाइड करते हैं शॉर्ट टर्म, ठीक है। और अगर हम वहीं लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म देती है हमारे IBRD। IBRD क्या है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब IBRD को का दूसरा नाम भी हम बात करें तो वो है हमारा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक हमें लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है, हमें मतलब जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनको, और IMF शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ द इंटरनेशनल लिक्विडिटी स्ट्रक्चर। अब इसमें से कौन सा हमारा कॉम्पोनेंट नहीं है इंटरनेशनल लिक्विडिटी स्ट्रक्चर का? US डॉलर रिजर्व्स, स्टर्लिंग रिजर्व्स, गोल्ड रिजर्व या फिर बायलेटरल क्रेडिट एग्रीमेंट। बताइए। देखिए जब भी हम इंटरनेशनल लिक्विडिटी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए कुछ प्रोविजंस बनाए गए हैं, जैसे कि US डॉलर का उसमें रिजर्व होगा, और पांच मेंबर कंट्रीज हैं जिसका वो रिजर्व रखते हैं अपने पास, जिसमें सेकंड हमारा स्टर्लिंग भी है, ठीक है। फिर है हमारा गोल्ड रिजर्व भी रखते हैं वहां पे, लेकिन बायलेटरल क्रेडिट एग्रीमेंट यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बाकी इस तरह के रिजर्व्स वहां पे मेंटेन किए जाते हैं उनकी लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर है, ये कॉम्पोनेंट हमारा नहीं है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक इज ऑल्सो कॉल्ड। अब देखिए भी रिपीट हो गया, अगर अभी मैंने आपको ऊपर बताया था वर्ल्ड बैंक को और क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल फाइनेंस बैंक, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, थर्ड है हमारा वर्ल्ड सेंट्रल बैंक या फिर इंटर गवर्नमेंटल बैंक। बताइए।
बहुत ही सिंपल है ये। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अभी अभी मैंने आपको बताया था RBILD, ये हमें क्या करती है, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड करती है, इसको वर्ल्ड बैंक भी बोलते हैं, ठीक है। और इसी के ही साथ इसकी सिस्टर भी कही जाती है, वो है हमारी क्या, IMF, जो कि शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज नॉट द फंक्शन ऑफ वर्ल्ड बैंक। अब इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है वर्ल्ड बैंक का, आपको ये बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है टू अरेंज लोन फॉर अर्जेंट प्रोजेक्ट्स, यानी कि अर्जेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लोन को अरेंज करना इसका काम है। सेकंड है टू असिस्ट इन रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी कि रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में असिस्ट करना है, हेल्प करना। थर्ड है हमारा टू प्रमोट द लॉन्ग टर्म बैलेंस्ड ग्रोथ ऑफ रीजन्स ऑफ द कंट्री, ये लॉन्ग टर्म लोन उसको प्रोवाइड करना, ठीक है। थर्ड फोर्थ है हमारा टू एनकरेज इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट, या फिर इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट है उनको एनकरेज करना। बताइए इसमें से कौन सा आपको लगता है कि वर्ल्ड बैंक का फंक्शन नहीं है। देखिए यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, टू अरेंज लोन फॉर अर्जेंट प्रोजेक्ट्स। देखिए अर्जेंट प्रोजेक्ट्स के लिए अलग से इंस्टीट्यूशंस हैं जो प्रोवाइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हमारा वर्ल्ड बैंक है वो अर्जेंट प्रोजेक्ट के लिए नहीं देता, ये हेल्प करता है हमारा रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में, जैसे कि नाम से ही पता चलता है उसके, जो कि है हमारा IBRD। और साथ ही साथ ये जो भी इसकी कंट्रीज हैं, मेंबर कंट्रीज हैं, साथ ही साथ जो मेंबर कंट्रीज नहीं है लेकिन फिर भी उनको जरूरत होती है, तो कई बार ये उनको भी लोन प्रोवाइड करते हैं, उनको डेवलप करने के लिए, जो अंडर डेवलप्ड हैं उनको डेवलप करने के लिए, और जो डेवलपिंग में है उनको और डेवलप करने के लिए ये यहाँ पर उनको लोन प्रोवाइड करती हैं। और साथ ही साथ ये इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट को भी इनकरेज करती हैं, कि जितना ज़्यादा इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट होगा उतने ही ज़्यादा कंट्रीज जो है खुद को डेवलप कर पाएंगी। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए जो वर्ल्ड बैंक का फंक्शन नहीं है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन एम्स एट। अब जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है उसका क्या एम है, यानी कि क्या लक्ष्य है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एनकरेजिंग द ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिव प्राइवेट एंटरप्राइज। सेकंड है एनकरेजिंग स्टेट एंटरप्राइज। थर्ड है हमारा एनकरेजिंग द फ्लो ऑफ कैपिटल इन द वर्ल्ड। एंड फोर्थ है हमारा ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्या लगता है आपको जो कि IFC का एम हो सकता है। देखिए जो हमारा IFC है ये हमें लोन प्रोवाइड करता है, प्राइवेट इंडस्ट्रीज को, प्राइवेट कंपनीज को लोन प्रोवाइड करता है, इसलिए इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, इंक्रीजिंग द ग्रोथ ऑफ प्रोडक्टिव प्राइवेट एंटरप्राइजेस। ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करने का काम करता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। आप सिर्फ इतना याद रखिएगा IFC प्राइवेट पे फोकस करता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन इज एफिलिएटेड टू। अब जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है जिसको IDA भी बोलते हैं, आप शॉर्ट में लिख लीजिए IDA, ये किससे एफिलिएटेड है, दी IMF, दी IBRD, दी IFC एंड नन ऑफ दीज। बताइए कौन सा इंस्टीट्यूशन से ये एफिलिएटेड है। देखिए यहाँ पर IDA की बात करें तो ये जो एफिलिएटेड है वो है हमारे इंस्टीट्यूशन IBRD से, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, IDA से रिगार्डिंग ये वाला क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। IDA इज नोन एज, और किस नाम से जानी जाती है, इसको बहुत बार घुमा के भी पूछा जाता है। ऑप्शंस हैं द वर्ल्ड बैंक, द सॉफ्ट लोन विंडो, द टर्म लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, द पॉकेट एडिशन ऑफ IMF। बताइए। देखिए यहाँ पर हम बात करें IDA की, तो IDA का यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, जो कि हमारा द सॉफ्ट लोन विंडो। IDA को सॉफ्ट लोन विंडो के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है द गेट एम्स एट। अब गेट का क्या लक्ष्य है।
गेट की पहले फुल फॉर्म आप जान लीजिए। इसकी फुल फॉर्म होती है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रिप्स। ठीक है। ऑप्शंस है कंट्रोल ऑन फॉरेन ट्रेड, एक्सपेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, हवाना चार्टर या फिर कस्टम यूनियंस। बताइए। देखिए गेट का जो एम की बात करें तो इसका एम था जो भी इंटरनेशनल ट्रेड होगा उसको एक्सपेंड करना। ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे एक्सपेंशन ऑफ फॉरेन ट्रेड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जो फर्स्ट यूएनसीटीएडी था वो कब आया? 1970, 1964, 1986 एंड 1946 में। बताइए। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है, 1964 फर्स्ट यूएनसीटी 1964 में आया था। नेक्स्ट है द यूएनसीटी 6 वॉज हेल्ड इन द ईयर, कब आयोजित किया गया था? 1980, 1985, 1983 या फिर 1986 में। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट है, 1983। ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट वॉज पास्ड इन, अब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो कब पास हुआ था? 1956, 57, 32 या फिर 1872। सिंपल है, आप सबको पता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट हमारा पास हुआ था 1932 में। 1956 में क्या पास हुआ था? हमारा कंपनीज एक्ट। ठीक है। और 1872 हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। नेक्स्ट है, अ पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन फॉर्म टू कैरी ऑन बिजनेस टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ, किस पर्पस से? प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, रेंडरिंग सर्विसेज टू द सोसाइटी, डिस्चार्जिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर नन ऑफ द अबव। क्या आपको लगता है क्या होगा इसका आंसर? ये तो आपको पता है कि पार्टनरशिप में दो या दो से ज्यादा पर्सन होते हैं और किसी बिजनेस को साथ करने के पर्पज से वो लोग इकट्ठे होते हैं और इस पार्टनरशिप को करते हैं। और उसका मेन पर्पस क्या होता है? तो पार्टनरशिप का मेन पर्पस है कि वो कुछ प्रॉफिट अर्न करेंगे। अगर वो सिर्फ सोसाइटी को हेल्प करने के लिए या फिर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्चार्ज के लिए ये सब काम कर रहे हैं तो वो हमारा कोऑपरेटिव सोसाइटी हो जाएगी। ठीक है। वो हमारा पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, क्योंकि पार्टनरशिप में सब मेन एलिमेंट होता है, या डिफरेंस की बात करें कोऑपरेटिव और पार्टनरशिप में तो वो अर्निंग ऑफ प्रॉफिट का होता है। ठीक है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, हु कैन बिकम द मेंबर ऑफ अ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप में जो यहाँ पे मेंबर है वो कौन हो सकता है? एक कंपनी हो सकती है, एक इंडिविजुअल हो सकता है, एक जॉइंट हिंदू फैमिली फर्म हो सकती है या फिर नन ऑफ दीज। ये भी सिंपल है, आपको पता होगा कि जब पार्टनरशिप में मेंबर्स बनते हैं तो कौन कौन उसका मेंबर हो सकता है। तो एक इंडिविजुअल मेंबर हो सकता है। ठीक है। कंपनी, जॉइंट हिंदू फैमिली ये नहीं हो सकते, एक इंडिविजुअल हो सकता है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, हु कैन नॉट बिकम अ पार्टनर इन द फर्म। कौन पार्टनर नहीं बन सकता फर्म के अंदर? अ माइनर, अ मैरिड वुमेन, अ लुनाटिक या फिर नन ऑफ द अबव। आपने कंडीशंस पढ़ी होंगी पार्टनरशिप में कि कौन कौन पार्टनर बन सकता है, तो उसके बेसिस पर आपको बताना है यहाँ पर आंसर। देखिए यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, लुनाटिक। यहाँ पर नहीं बन सकता क्योंकि वो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है उसको वो नहीं समझ सकता। और जो भी पार्टनर्स हैं उनको सारी चीज़ें समझनी होंगी कि किस कंडीशंस पे वो लोग पार्टनर बन रहे हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी और कितना उनका शेयर होगा, ये सब उसको समझ में आना चाहिए। एक माइनर और एक मैरिड वुमेन बन सकते हैं, लेकिन यहाँ पर माइनर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट को लेने के लिए बनेगा। कंपनी में वो सॉरी पार्टनरशिप के अंदर जो भी लॉस होंगे उसको वो बेयर नहीं करेगा। और यहाँ पर माइनर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी गार्जियन के थ्रू किया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज एसेंशियल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। बताइए इसमें से कौन सा आपको लगता है ऑप्शन जो कि एसेंशियल है एस्टैब्लिशमेंट के लिए? एन एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर, लॉफुल बिजनेस, कंसेंट ऑफ टू और मोर पर्सन या फिर ऑल ऑफ द अबव।
देखिए, पार्टनरशिप के एसेंशियल्स की बात करें तो ये सारे ही राइट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर पार्टनर्स के बीच में एक एग्रीमेंट होता है। लॉफुल बिजनेस है, यानी कि वो जो भी काम करेंगे उसका पर्पस लॉफुल होना चाहिए, कोई भी ऐसा इलीगल काम उन्हें नहीं करना है। और यहाँ पर जो भी दो या दो से अधिक पार्टनर्स बन रहे हैं इसके अंदर, उनकी कंसेंट होनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। देखिए, इसमें ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के आपको डाला है कंफ्यूज करने के लिए, इसलिए बहुत अच्छे से आंसर करिएगा। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन केस ऑफ बैंकिंग बिजनेस कैन बी 10, 20, 15, none of these। क्या हो जाएगा? कितना होना चाहिए बैंकिंग में? मैक्सिमम नंबर 10, ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स टू कॉन्स्टिट्यूट अ पार्टनरशिप फर्म मस्ट बी 20, 10, 7 या 2। क्या हो जाएगा आंसर? डी हो जाएगा इसका आंसर। मिनिमम जो है 2 होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स बताने हैं। एनी बिजनेस अदर देन फर्म मस्ट बी, यानी फर्म को छोड़कर कोई और बिजनेस है तो उसमें मैक्सिमम कितने होने चाहिए मेंबर हमारे? अभी अभी हमने डिस्कस किया था कितने होने चाहिए, 20। सी यहाँ पे राइट आंसर है। अब नेक्स्ट देखिए। एवरी पार्टनर इज अ प्रोप्राइटर और ओनर ऑफ द फर्म, एजेंट ऑफ द फर्म, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। हर पार्टनर क्या होगा? कोई भी पार्टनर जो है, प्रत्येक पार्टनर की बात करें तो क्या कहलाएगा? सी, ए एंड बी। उसको हम प्रोप्राइटर ओनर भी बोल सकते हैं फर्म का, एक एजेंट भी बोल सकते हैं, जो कि सारे लोग मिलके फर्म के लिए काम कर रहे हैं, जो फर्म का जो उनका पर्पस है उसको अचीव करने के लिए। ठीक है, तो आप ओनर भी बोल सकते हो, प्रोप्राइटर भी बोल सकते हो, या फिर एजेंट भी बोल सकते हो। तीनों ही यहाँ पर राइट आंसर हो जाएंगे, इसलिए ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी हमारा करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आप पार्टनरशिप एग्रीमेंट में भी, एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किस तरह का होना चाहिए? ओरल होना चाहिए, रिटेन, आइदर ओरल और रिटेन, या फिर नन ऑफ दीज। किस तरह का होना चाहिए एग्रीमेंट पार्टनरशिप में? देखिए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात करें तो ये हमारा ओरल और रिटेन किसी भी फॉर्म में हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि पार्टनर्स किस तरह का कराना चाहते हैं। अगर वो ओरल कराना चाहते हैं तो ओरल एग्रीमेंट हो सकता है, रिटेन कराना चाहते हैं तो रिटेन भी हो सकता है। लेकिन रिटेन कराने से आगे अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो वहां पर आप उनको किसी भी तरह का कोई भी आपके पास सबूत होगा एक तरह से कि हाँ, हमने ये वाली टर्म्स एंड कंडीशंस रखी थी। लेकिन अगर आप ओरल कराओगे तो आपके पास कोई भी ऐसा विटनेस नहीं होगा कि हाँ, ये चीज़ है, ये डॉक्यूमेंट है हमारे पास, हमने ऐसा किया, क्योंकि उस समय तो आपने वो ओरल किया था। इसलिए रिटन कराना बेस्ट रहता है, लेकिन ये डिपेंड करता है अगर वो उन लोगों में म्यूचुअल कंसेंट है, वो आपस में इतनी अंडरस्टैंडिंग है, ट्रस्ट है, तो एक दूसरे पे ऊपर तो वो ओरल भी करा सकते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स कंटेन द रूल एज टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ फर्म। बताइए किसके अंदर मैक्सिमम नंबर्स बताए गए हैं? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, या फिर बैंकिंग कंपनीज रेगुलेशन एक्ट। क्या हो जाएगा आंसर? देखिए, मैक्सिमम नंबर्स की बात करें पार्टनर्स के लिए तो ये हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर बताया गया है। और ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कौन सा है? 1932। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए। अ पार्टनरशिप इज क्रिएटेड बाय, एक पार्टनरशिप किसके द्वारा क्रिएट की जाती है? रजिस्ट्रेशन के द्वारा, सर्कमस्टांसेस, कॉन्टैक्ट, या फिर लॉ ऑफ सक्सेशन। बताइए किसके द्वारा हमारी पार्टनरशिप क्रिएट की जाएगी?
देखिए, रजिस्ट्रेशन की बात करें तो रजिस्ट्रेशन हमारा कंपनी का होता है, किसी कोई बिजनेस हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका होता है, इंडिविजुअल कराता है, ठीक है। सरकमस्टांसेस नहीं होगा, ये हमारा पार्टनरशिप होता है कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। जो भी पार्टनर्स होते हैं आपस में मिलकर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम ये बिजनेस कर रहे हैं। अगर वो उनका शॉर्ट टाइम का है तो वो टाइम लिखते हैं, किसी मेन पर्पस के लिए कर रहे हैं तो वो पर्पस लिखते हैं, नहीं तो वो लॉन्ग टर्म के लिए करते हैं उस बिजनेस को। और जो भी प्रॉफिट होता है वो उसको किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो भी इसमें लिखा जाता है, और कितने मेंबर्स हैं वो सब लिखे जाएंगे। जो भी उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशंस बनाई हैं ये सारी चीजें उसमें नोट डाउन की जाएंगी। इसलिए ये हमारा पार्टनरशिप क्रिएटेड बाय कॉन्टैक्ट, ठीक है। सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज अ स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर जो है वो क्या है? द पार्टनर हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन ऑपरेशन ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, द पार्टनर हु हैज बीन रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, द पार्टनर हु डज नॉट डिमांड द शेयर ऑफ प्रॉफिट, या फिर ऑल ऑफ द अबव। एक स्लीपिंग पार्टनर कौन कौन किस तरह का पार्टनर होता है बताइए। आप लोगों को टाइप्स ऑफ पार्टनर सारे पता होंगे ना? नहीं तो मैं थ्योरी में आपको डिस्कस कर लूंगी। बताइए क्या होगा आंसर इसका स्लीपिंग पार्टनर का। देखिए, स्लीपिंग पार्टनर की बात करें तो स्लीपिंग पार्टनर वो होता है जो कंपनी के किसी भी काम में पार्टिसिपेट नहीं करता है। एक तरह से हम बात करें तो आप शॉर्ट में ऐसे समझ सकते हैं कि वो स्लीप कंडीशन में होता है, यानी आपको ऐसा लगेगा कि ये पार्टनर है ही नहीं या सोता रहता है। सोता रहता का मतलब भी तो यही होता है कि वो कोई काम नहीं कर रहा, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा। सेम यही इसका काम होता है कि वो कंपनी में कोई भी काम होगा, कोई भी ऑपरेशन होगा, वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता, इसलिए उसको स्लीपिंग पार्टनर बोलते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, अ फर्म इज डिसॉल्व्ड व्हेन। एक फर्म डिसॉल्व होती है कब? जब टर्म उसका ओवर हो जाता है, जब पार्टनर की डेथ हो जाती है, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, या फिर इन द केस ऑफ डेथ ऑफ ऑल बट वन पार्टनर। बताइए। देखिए, याद रखिए यहाँ फर्म की बात की जा रही है, पार्टनरशिप की नहीं। दोनों में डिफरेंस है, पार्टनरशिप डिसॉल्व होने में और पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होने में। और अगर दोनों में अंतर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से कि पार्टनरशिप के डिसॉल्व होना क्या होता है और पार्टनरशिप फर्म के डिसॉल्व होने में क्या होता है। क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहे हैं कि इन द केस ऑफ डेथ ऑफ ऑल बट वन पार्टनर, यानी कि सारे पार्टनर्स की डेथ हो गई एक पार्टनर को छोड़ के। और आपने अभी अभी एसेंशियल फीचर्स पढ़े थे, उसमें क्या बताया था कि जो पार्टनरशिप फॉर्म होती है वो टू और मोर देन टू पर्सन से होती है, यानी कि कम से कम मिनिमम पर्सन कितने हैं? दो। लेकिन यहाँ पर तो अब एक ही बचा और सिर्फ एक पार्टनर बचा है, तो वो कोई पार्टनरशिप नहीं होती, ठीक है। तो एक पार्टनर है, यानी कि अब फर्म में पूरी डिसॉल्व हो जाएगी, ठीक है। टर्म इज ओवर, टर्म इज ओवर की बात करें तो यहाँ पे जरूरी नहीं है पार्टनरशिप फर्म यहाँ पे डिसॉल्व हो जाए। टर्म ओवर होने में उनकी पार्टनरशिप जो होती है कॉन्ट्रैक्ट पार्टनरशिप का, वो डिसॉल्व होता है। सिर्फ वो आगे चाहें तो दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करके उस फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। फर्म अभी डिसॉल्व नहीं हुई है, सिर्फ उनके बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो डिसॉल्व हुआ है। ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर सेम यही है, फर्म डिसॉल्व नहीं हुई है, किसी पार्टनर की डेथ हो गई है, तो फॉर एग्जांपल पहले चार लोग थे, उनके बीच कांटेक्ट हुआ था, अब एक पर्सन मर गया, तो उसमें जब तीन लोग हैं वो दोबारा से कांटेक्ट करके उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। सेम उसी तरह का हमारा ऑप्शन सी में है, ऑन द रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर। इसमें भी क्या होता है, कोई रिटायर हो गया, अब जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो दोबारा से कांटेक्ट करेंगे और उस पार्टनरशिप फॉर्म को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये सारी कंडीशंस में हमारी पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व होगी, लेकिन ऑप्शन डी जो है उसमें पार्टनरशिप फर्म जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। आई होप यहाँ पर अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म के डिसॉल्व होने का, ठीक है। इससे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, लास्ट टाइम भी आया था, उससे पहले भी आया था, तो ये याद रखिए। और स्टूडेंट यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि जो ऑप्शंस हैं वो थोड़ा घुमा के दे दिए जाते हैं और बच्चे उसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड में बिल्कुल क्लियर रखिए, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ पर हमारे पार्टनर्स हैं JKL और M। 4 पार्टनर हैं, इक्वल पार्टनर्स हैं ये। JKM डाइड इन अ रेल एक्सीडेंट। अब JKM 3 लोग मर गए एक रेल एक्सीडेंट में। जो एक्सीडेंट का जो रिजल्ट है वो क्या होगा? डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव। बताइए। अभी अभी मैंने आपको समझाया था, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो आप इजिली इसका आंसर कर सकते हैं। बताइए क्या होगा? अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था? इसका आंसर हो जाएगा सी। अब सी कैसे हुआ? देखिए, मैंने आपको क्या बताया था कि एक पार्टनर बचा और मिनिमम क्या है? 2। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो गया, और जब फर्म हो गया तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो अपने आप ही डिसॉल्व हो गई। यानी कि यहाँ पे दोनों ही ऑप्शन हमारे करेक्ट है। हाँ, अगर ऑप्शन में ये नहीं होता, वो सॉरी, अगर यहाँ पे ऑप्शन में आपको सिर्फ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नन ऑफ द अबव होता, और आपको या फिर सिर्फ कोई और ऑप्शन दे दिया होता, लेकिन बोथ ए एंड बी नहीं दिया होता, तो आप सिर्फ और सिर्फ फर्म पे टिक करते। लेकिन बोथ ए एंड बी दिया है, तो ये भी तो आपका करेक्ट है, क्योंकि जब फर्म डिसॉल्व हुई है तो ये तो ऑब्वियस है, पार्टनरशिप भी उनकी डिसॉल्व हो गई। इसलिए यहाँ पे बोथ ए एंड बी राइट आंसर है। समझिए बात को। अगर ऑप्शन में बोथ ए एंड बी नहीं होगा तो सिर्फ आप टिक करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पर, और अगर डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दोनों दे रखे हैं तो ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं। देखिए, जहाँ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म है वहाँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अपने आप हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है जहाँ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले कौन सी कंडीशन आती है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है, पहले आई पार्टनरशिप, फिर आई फर्म। तो पार्टनरशिप से कोई कंडीशन चली होगी तभी तो फर्म तक आई, तो ये तो अपने आप यानी इसको कवर कर लिया। लेकिन ये जरूरी नहीं है ना कि कुछ जो फर्म से चली है कंडीशन वो पार्टनरशिप तक भी जाए। ठीक है, समझ रहे हो ना? इसलिए यहाँ पे फर्म है तो पार्टनरशिप अपने आप हो गया, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे सी यहाँ पे बोथ एंड बी राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, अ रिटायर्ड पार्टनर कंटिन्यूज टू बी लायबल टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। एक रिटायर्ड पार्टनर है, वो कंटिन्यू है लाइबल थर्ड पार्टी के लिए। कब तक? इफ ही डज नॉट गिव एनी पब्लिक नोटिस टू इस इफेक्ट, जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देता कि वो वहां से रिटायर हो गया है। इफ ही हैज नॉट क्लियर ड्यूज फ्रॉम द फर्म, अगर उसने जब तक उसका जो क्लियर नहीं हुए हैं उसके ड्यूज। ठीक है, इफ ओनली 3 मंथ्स हैव पास्ड आफ्टर हिज रनिंग, यानी अभी सिर्फ 3 मंथ पास हुए हैं उसके रिटायरमेंट से। बताइए कब तक वो उत्तरदायी बना रहेगा एक रिटायर्ड पार्टनर? क्या हो जाएगा आंसर? ए हो जाएगा यहाँ पर। जब तक वो पब्लिक नोटिस नहीं देगा तब तक तो पब्लिक को यही लगेगा ना कि वो उसका पार्टनर है, और हो सकता है कोई इन्वेस्टर सिर्फ उसकी वजह से उस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हो। ठीक है, तो वहां पर अब उसकी लायबिलिटी तो बन गई ना। अगर बाई चांस वो कंपनी डूबती है या किसी भी तरह का लॉस होता है तो वो इन्वेस्टर को नहीं पता कि वो वहां से रिटायर हो चुका है, वो उसने उसके पर्पज से उसकी वजह से वहां पे इन्वेस्ट किया था, तो वो अब क्लेम कर सकता है। और वहां पर ये जो रिटायर पार्टनर है उसको भी पैसा देना होगा, जो भी आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके बेसिस पर। इसीलिए कभी भी कोई भी पर्सन रिटायर होता है पार्टनरशिप से तो उसे एक पब्लिक नोटिस देना होता है कि वो उस कंपनी से रिटायर हो रहा है, और आगे जो भी लॉस होंगे उसमें उसका किसी भी तरह का कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए राइट आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर R, M और P हमारे पार्टनर्स हैं। P जो है उसकी डेथ हो जाती है एक्सीडेंट में। अब इसका रिजल्ट क्या होगा? अब देखिए, यहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी अलग कर दी है। अब आप बताइएगा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ दी अबव। क्या होगा आंसर? इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट होगा कि सिर्फ एक की डेथ हुई है ना, अभी 2 लोग तो हैं और मिनिमम मेंबर 2 है, तो यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म नहीं है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है।
अब क्या करेंगे, रिमेनिंग दो जो लोग हैं वो आपस में कांटेक्ट करेंगे, क्योंकि पहला वाला कांटेक्ट तो अब खत्म हो गया क्योंकि पी की डेथ हो गई। इसलिए अब दोबारा से कांटेक्ट होगा और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप जो है वो उनकी डिसॉल्व होके उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्म का डिसॉल्वेशन नहीं हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, अब आपको बताना है रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अ पार्टनर ऑन हिज डेट अकाउंट इन द एब्सेंस ऑफ अ डीड। अगर डीड की एब्सेंस नहीं है तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा पार्टनर को उसके डेथ पर। कितना दिया जाएगा, 6%। ठीक है। नेक्स्ट है लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। लिमिटेड कैपिटल है पार्टनर की, लिमिटेड नंबर ऑफ पार्टनर्स हैं, लाइबिलिटीज ऑफ सम पार्टनर्स आर लिमिटेड, या फिर लाइबिलिटीज लिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ ऑल द पार्टनर्स। बताइए क्या लगता है आपको इसमें आंसर। देखिए यहाँ पे लिमिटेड पार्टनरशिप की बात करें तो लिमिटेड पार्टनरशिप का मतलब है कि यहाँ पर जो लिमिटेड लाइबिलिटीज है सभी पार्टनर्स की, वो सॉरी लाइबिलिटी जो है सभी पार्टनर्स की, उसको इन्होंने क्या कर दिया है, लिमिटेड कर दिया है। ठीक है, यानी कि जितने जितने शेयर्स हैं सिर्फ वो उतने के लिए ही लाइबल होंगे। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है अंडर पार्टनरशिप बिजनेस अब partner can transfer its interest voluntarily with the consent of other partners under the pressure of other partners, या फिर none of the above। बताइए पार्टनरशिप बिजनेस के अंदर कोई भी पार्टनर अपने जो इंटरेस्ट है उसको ट्रांसफर कर सकता है कब। देखिए यहाँ पर हम बात करें तो कोई भी पार्टनर वॉलेंटरली उसको राइट नहीं होता कि वो अपने जो इंटरेस्ट है उसको ट्रांसफर करे। वो सिर्फ तभी ट्रांसफर कर सकता है जब सभी जो भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो उसकी कंसेंट देते हैं तो। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, विद द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। ठीक है, तभी वो ट्रांसफर कर सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव टू मोटिवेट एम्प्लॉयज, यानी कि आपको बताना है इसमें से कौन सा नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है हमने अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के लिए। एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग, एम्प्लॉयज जॉब सिक्योरिटी एंड नन ऑफ द अबव। बताइए बहुत ही सिंपल है, जल्दी से आंसर करिए क्या होगा। क्या बात की जा रही है यहाँ पर, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव की। ठीक है, यानी कि जहाँ पर मनी या फंड या हम बात कर सकते हैं किसी भी तरह की फाइनेंस की वहाँ पर यूज नहीं हो रहा है। देखिए एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन में आप उसको पार्टिसिपेट करने को बोल रहे हैं लेकिन यहाँ पर आप उसे कुछ भी मनी नहीं दे रहे। एम्प्लॉय जॉब सिक्योरिटी में भी कुछ मनी का लेना देना नहीं है, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग में क्या है, आप डायरेक्टली उसको प्रॉफिट शेयरिंग में यानी कि आप उसको जो भी अमाउंट प्रॉफिट का निकलेगा वो आप उसको देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। द टर्म मेंटल रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली कंसर्न विद, अब जो टर्म है हमारा मेंटल रिवोल्यूशन वो डायरेक्टली किससे कंसर्न है, साइंटिफिक मैनेजमेंट, पर्सनल मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटी मैनेज मूवमेंट, या फिर इंडिपेंडेंस मूवमेंट। बताइए मेंटल रिवोल्यूशन की बात की जा रही है जहां पर आपकी मेंटल पावर को यूज किया जाए। बताइए कौन सा है वो, कौन सा मूवमेंट या मैनेजमेंट है। क्या हो जाएगा आपका आंसर, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी मूवमेंट। क्योंकि प्रोडक्टिविटी मूवमेंट में आप डायरेक्टली ये हिसाब लगाएंगे पूरा कि किस तरह से आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिसोर्सेज को बेटर तरीके से यूटिलाइज करके उनका
प्रोडक्टिविटी पावर जो है या प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राशनलाइजेशन जो होता है उसका मतलब क्या है? सिक्योरिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ लेबर, बी है हमारा एलिमिनेटिंग वेस्ट ऑफ मटेरियल्स एंड पावर, सी है हमारा सिंप्लीफाइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज, या डी है हमारा ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्या होगा आंसर? राशनलाइजेशन का एम क्या होता है? देखिए, मैं आपको राशनलाइजेशन का पहले मीनिंग बता देती हूँ। राशनलाइजेशन का मतलब होता है कोई भी चीज़ आप लॉजिक तरीके से सोच रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे कि ये सस्ती है या ऐसी है। आपने सबसे पहले लॉजिक लगाया कि कौन से तरीके हैं जिनसे हम क्वालिटी भी अच्छी बना सकते हैं, अपने रिसोर्सेज भी अच्छी तरह से यूज़ कर सकते हैं एंड प्रॉफिट भी अच्छे से अर्न कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सिक्योरिंग मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ लेबर, ये भी हमारा लॉजिक है कि हम इस तरह के वेज फाइंड आउट करें जिससे हम लेबर की इफिशिएंसी को मैक्सिमाइज कर पाए, यानी कि हम उनसे जो भी हमने टाइम पीरियड उनको दिया है काम करने का, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम हम उनसे करवा पाएँ। ठीक है, एलिमिनेटिंग वेस्ट ऑफ मटेरियल एंड पावर, जो भी हमारे मटेरियल्स यूज़ हो रहे हैं, जो भी पावर यूज़ हो रही है उसको एलिमिनेट करें, यानी कि कम से कम हमारा वहाँ पे लॉस हो, कम से कम उनका वेस्ट हो। फिर है सिंप्लीफाइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कमोडिटीज़, हम जो भी कमोडिटीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन करें सिंप्लीफाई तरीके से हो, ऐसा ना हो हमने किसी पर्टिकुलर एक एरिया में कमोडिटी वहाँ पे एक्सेस कर दी है डिस्ट्रीब्यूशन, और किसी एरिया में हमारी बहुत लैक है, तो हमें सिंप्लीफाई डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो ये सारा हमारा रैशनलाइजेशन में कवर हो रहा है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट इंक्लूड्स। अब ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती हैं? डिफाइनिंग एवरी जॉब एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स, एलिमिनेटिंग डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस एंड जॉब्स, सी है हमारा एलिमिनेशन अननेसेसरी वर्कलोड, या फिर ऑल ऑफ द अबव। बताइए क्या है इसका आंसर? एक ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की जाती हैं? क्या होगा यहाँ पर यहाँ आंसर आपका? देखिए, ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है कोई भी काम आप इकट्ठा करके कर रहे हैं संगठन के साथ, ठीक है? और मैनेजमेंट का मतलब होता है सिस्टमैटिक तरीके से। तो यहाँ पर देखिए डिफाइनिंग एवरी जॉब एंड ऑब्जेक्टिव, ये बिल्कुल सही है। इसमें आ रहा है हमारा एलिमिनेटिंग डुप्लीकेशन ऑफ फंक्शंस एंड जॉब, ये भी बिल्कुल सही है क्योंकि कहीं भी डुप्लीकेशन होगा तो आपके रिसोर्सेज वेस्ट जाएंगे। फिर एलिमिनेशन अननेसेसरी वर्कलोड, आपने किसी को ज़्यादा काम दे दिया यानी कि उस पर अननेसेसरी वर्कलोड है और कोई वर्कर आपका खाली बैठा हुआ है, तो ये भी नहीं सही है। तो आपको सबको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है जिससे कि सब लोग सही तरीके से काम करें। अगर किसी पे ओवरलोड होगा तो वो अच्छी क्वालिटी या फिर अपना 100% नहीं दे पाएगा, फिर वो जल्दी जल्दी में काम करेगा। ठीक है, तो आपको ऐसी सिचुएशन भी नहीं रेस करनी है। तो यहाँ पर इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए ऑल ऑफ द अबव, सॉरी डी ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। मेन एडवांटेज ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, अब आपको बताना है मेन एडवांटेज फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का। स्पेशलाइजेशन, सिंप्लिसिटी, एक्सपर्ट एडवाइस, या फिर एक्सपीरियंस। बताइए फंक्शन में क्या चीज होती है? क्या हो जाएगा आंसर आपका? आपको पता है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? देखिए यहाँ पर बात करें फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की, तो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है आप कोई भी काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको जो काम दिया गया है वो फंक्शंस के अकॉर्डिंग दिया गया है, यानी कि ये पर्सन ये काम करेगा, प्रोडक्शन वाले सिर्फ प्रोडक्शन का काम करेंगे, सेल्स वाले सिर्फ सेल्स से रिलेटेड काम करेंगे, यानी कि आपने उनको क्लासिफाई कर दिया। तो किसके बेसिस पर किया? उनके स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे। ऐसा तो नहीं है ना जो प्रोडक्शन वाले लोग हैं उनको आपने सेल्स का काम दे दिया और जो सेल्स वाले हैं आपको आपने उनको डिस्ट्रीब्यूशन का काम दे दिया, ऐसा तो नहीं है। स्पेशलाइजेशन के अकॉर्डिंग ही आपने डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज द मोस्ट डेमोक्रेटिक। इसमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हमारा सबसे ज्यादा डेमोक्रेटिक है? डेमोक्रेटिक आप समझते होंगे, ठीक है, जहाँ पे जनता होती है, जहाँ पर फ्रीडम होती है, हर किसी को जनता के अकॉर्डिंग ही काम किया जाता है, या फिर एक तरह से आप ये समझते हैं पार्टिसिपेशन होता है लोगों का। लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ, फंक्शनल एंड कमिटी। बताइए।
क्या हो जाएगा आंसर यहाँ पर? देखिए आंसर होगा यहाँ पे डी, क्योंकि कमिटी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे पर्सन होते हैं, और जब बहुत सारे पर्सन होंगे तो सबके अपने अपने डिसीजंस होंगे, सबके अपने अपने व्यूज होंगे, सबकी बातों को सुना जाएगा, तब एक फाइनल डिसीजन पे वो लोग पहुंचेंगे। तो यानी क्या है, डेमोक्रेटिक है, कोई अपने व्यूज दे सकता है। और लाइन एंड स्टाफ में क्या होता है, लाइन में क्या होता है कि एक सीरियल वाइज काम चलता है, ठीक है, यानी टॉप टू बॉटम, ठीक है। और स्टाफ में क्या होता है, एक स्पेशलाइजेशन दे दिया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, कमेटी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फंक्शन में तो फंक्शंस के अकॉर्डिंग होता है, डेमोक्रेटिक नहीं होता कि आप फंक्शंस वाले किसी और से व्यूज लेंगे, नहीं, वो अपने जो भी उनके आइडियाज होते हैं, व्यूज होते हैं, उसके बेसिस पे वो काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन। अब प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड जो है वो जनरली ऑब्जर्व की जाती है किसमें, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर कमिटी ऑर्गेनाइजेशन, बताइए। यूनिटी ऑफ कमांड जनरली कहाँ ऑब्जर्व की जाएगी? क्या होगा इसका आंसर? देखिए यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। लाइन ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया था कि इस तरह से काम चलता है, यानी टॉप से बॉटम। तो यूनिटी ऑफ कमांड क्या होगी, एक के पास होगी, वो जो कमांड करेगा वही नीचे के लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ कमांड हमारी जनरली कहाँ ऑब्जर्व की जाती है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है, एफ विंस्लो टेलर इज रिलेटेड टू functional management methods, human relationship in management, methods of management या फिर statistical methods of management, बताइए। एफ विंस्लो टेलर हमारा किससे रिलेटेड है? सिंपल है इसका आंसर, एफ विंस्लो टेलर हमारा किससे रिलेटेड है? होमवर्क में दूँ ये क्वेश्चन में आपको? ओके, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में रखिए। नेक्स्ट आइए, प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग किसने दी थी? स्टैटिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, डनलप ने दी थी। नेक्स्ट देखिए, द अकाउंटेबिलिटी ऑफ अ मैनेजर आफ्टर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। जो मैनेजर की अकाउंटेबिलिटी होती है आफ्टर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी किस तरह होती है, रिड्यूसेस, इंक्रीजेस, रिमेन्स एज इट इज या फिर नन ऑफ दीज? किस तरह हो जाएगी? देखिए अकाउंटेबिलिटी तो इसकी रिमेन्स एज इट इज रहेगी। हाँ, अगर यहाँ पर होता कि रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैनेजर आफ्टर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी तो हम कह सकते थे कि रिड्यूस हो जाएगी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तो वही रहेगी, क्योंकि जो मैनेजर के ऊपर होगा वो मैनेजर से ही क्वेश्चन करेगा, वो ये नहीं देखेगा कि मैनेजर की जगह किसी और ने काम किया है, नहीं, वो जो क्वेश्चंस या जो भी क्वेरी होंगी वो सिर्फ मैनेजर से पूछेगा, इसलिए अकाउंटेबिलिटी मैनेजर की ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट है, हु हैज़ डेवलप्ड द एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और एग्जाम में आपके बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी किसने दी है हमारी? देखिए ये थ्योरी दी है हमारी व्रूम ने, विक्टर व्रूम ने, ठीक है। नेक्स्ट है, एक स्पेसिफिक प्लान फॉर एग्जीक्यूशन इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस इज कॉल्ड पॉलिसी, प्रोसीजर, प्रोग्राम, स्ट्रेटजी। स्पेसिफिक प्लान किया जा रहा है स्पेशल सर्कमस्टांसेस के लिए, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है प्रोग्राम। और पॉलिसी, प्रोसीजर और स्ट्रेटजी, इसका मीनिंग मैं आपको अपने प्रीवियस क्लासेस में बता चुकी हूँ, तो ये आपको बताना है पॉलिसी क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है एंड स्ट्रेटजी क्या होती है, जिससे मुझे पता चले कि आपने पहले की क्लासेस देखी हैं, और अगर देखी हैं तो आपको कितनी समझ आई हैं। नेक्स्ट बताइए, पॉलिसी मेकिंग इज द पार्ट ऑफ मोटिवेशन, स्टाफिंग, प्लानिंग एंड डायरेक्शन। सिंपल है, ये भी आप सबको पता है। पॉलिसी मेकिंग किस में होती है, पॉलिसी आप किससे बना के चलेंगे कि पहले आपने कौन कौन से डिसीजंस लिए, बाद में आपने कौन से डिसीजंस लिए, इस तरह की चीजें आप किस में देखते हैं, प्लानिंग के अंदर ही तो करेंगे, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा,
सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्लान विच आर एक्सप्रेस न्यूमेरिकली, वैसे प्लान जो कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस किए जाते हैं, बताइए क्या होगा। देखिए, प्रोग्राम्स में न्यूमेरिकल की कोई बात नहीं की जाती, पॉलिसीज में भी नहीं, स्ट्रेटजीज में नहीं, बजट्स होते हैं जो कि न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड होते हैं। ठीक है, तो बी करेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, कंट्रोल इज नॉट पॉसिबल विदाउट मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन, क्या होगा आंसर। क्या हो जाएगा आंसर। आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, कंट्रोल जो है वो यहाँ पर हमारा नॉट पॉसिबल विदाउट, किसके बिना पॉसिबल नहीं है, हमारा प्लानिंग के। ठीक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो होप यहाँ पर आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हैं, किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो जरूर बताइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। ठीक है।